दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि रोटेशनल मोशन में हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन में नीट में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज के सेशन में जो जेई में लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चन आए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे और उसके रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर देना। अगर आपने रोटेशनल मोशन का लेक्चर मेरा नहीं अटेंड किया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार जाके वहां से देखिए, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सारी टॉपिक को एकदम डिटेल में मैंने कवर किया हुआ है। आज आपके साथ PYQ डिस्कस करेंगे। आप देख लेना, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसका कॉन्सेप्ट डिस्कस ना किया गया हो। अगर आप उतना स्टडी कर देंगे, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि एग्जाम में उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन जो जेई मेन 2024 अभी जो समर में एग्जाम हुआ है उसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अभी आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। देखो यार, ऐसा सोचो कि क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और आप क्या करते वो खुद से अप्रोच करिए। अगर आप वैसा नहीं करोगे तो एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे इसको? ऐसा आप फील करोगे आप एग्जाम में बैठे हो, कुछ भी आंसर आए, सही आए गलत आए, उसका कोई मैटर नहीं। आप पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखिए। इसके बाद जहां गलती हो रही, नहीं आंसर आ रहा, कोई बात नहीं, मैं उसी का डिस्कशन यहाँ करूंगा और उसके रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा। ठीक है? आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूं, देखिए कि आपसे कहां पे मिस्टेक्स हुई। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। शांति से कॉन्सेप्ट समझना, सॉल्यूशंस पे मत भागिएगा। देखो इसमें कह क्या रहा है, अ सर्कुलर डिस्क रिचेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ एल व्हेन इट स्लिप्स डाउन द प्लेन if takes t second, when it rolls down the plane then it takes alpha by 2 के पावर 1 by 2 into t second where alpha is। देखो कुछ नहीं, इसमें बोला है कि कोई आपकी एक डिस्क है जो इंक्लाइंड प्लेन के टॉप से बॉटम पे आती है और उसका दो कंडीशन दिया हुआ है। वो बोल रहा है कि जब वो केवल स्लिप करेगी उस समय उसका टाइम t है जब वो टॉप से बॉटम पे आती है। दूसरा कंडीशन है जब वो रोल करेगी तब अल्फा बाई 2 के पावर हाफ इंटू टी सेकेंड लेती है। इसके बाद आपको दोनों को कंपेयर करके अल्फा की वैल्यू निकालनी है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अब अगर आपको याद होगा, मैंने आपको जब प्योर रोलिंग सिखाया था उसमें एक पूरा इस पे लेक्चर दिया था, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अगर आपने उसको नहीं देखा है जाके देखिए, सब कुछ वहां पे मैंने इसके रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया हुआ हूँ। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, एक हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, कोई नहीं, हमने इंक्लाइंड प्लेन बना लिया, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा बस वैसे वैसे कर रहे हैं। अब बोल रहा है एक डिस्क रखी है, ठीक, यहाँ पे एक इसके टॉप पे एक डिस्क है, ये क्या है, एक डिस्क। अब पहले हम क्या कंडीशन लेते हैं, पहले हम स्लाइडिंग का लेते हैं। पहले हमारा डिस्क क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, इसके अराउंड वो रोलिंग नहीं कर रहा है। जब बताओ ये स्लाइड करेगा तो ये सीधा आएगा, इसके अराउंड ये रोटेट नहीं करेगा। और कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे चला आता है, कितने दूरी पर, जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है इंक्लाइंड प्लेन की, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना डिस्टेंस है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ है एल। और एल डिस्टेंस इसको ट्रेवल करने में, टॉप से बॉटम में आने में कितना टाइम लगता है, टी सेकेंड। क्लियर हो गया? अब चलो इसकी एनालिसिस करते हैं पहले स्लाइडिंग का। आप इसको देखो, ये तो यार न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हो गया, इंक्लाइंड प्लेन पे जो हम देखते थे। कुछ नहीं करना, अगर ये मान लेते हैं थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, तो आप बताओ अगर इसका मास m लोगे तो क्या आएगा, यहाँ से आपका नॉर्मल जो जनरेट करेगा, कोई भी कांटेक्ट फोर्स जो होगा, इधर इसका क्या आएगा, इधर इसका वेट आएगा mg, यही आएगा कि नहीं? वो पूरा एकदम डिटेल में फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है तो यहाँ से भी थीटा एंगल बनाएगा कि नहीं? अब इसको रिजॉल्व करो, इस डायरेक्शन में क्या इसका आएगा, इधर आपका आएगा mg cos थीटा, और इंक्लाइंड प्लेन की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, इधर आपका आएगा जो
एम जी साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं? अब आप बताओ, अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, आपको टाइम चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन तो हमें चाहिए ही होगा कहीं ना कहीं से, तो हम वही एक्सेलरेशन निकालने का जुगाड़ यहाँ पे कर रहे हैं। अब आप बताओ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से समेशन ऑफ एफ इक्वल टू हम एम ए कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा फोर्स इसको नीचे लेके आएगा? एम जी साइन थीटा नीचे लेके आएगा। तो एक ही फोर्स है, कौन सा फोर्स है? एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए। कॉन्सेप्ट समझिए, सोल्यूशंस पे मत जाना। एम से एम कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू क्या निकल के आया? जी साइन थीटा। तो मैंने पूरा आपको बताया कि आता कैसे है, डायरेक्ट नहीं लिखा। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, क्योंकि ये सब ऑलरेडी डिस्कस हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन लेने का मेन मोटो है आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। अब ये टॉप से लेके बॉटम पे आने पे कितना टाइम लेता है? टाइम टी, टाइम टी टू ट्रेवल डाउन, टू ट्रेवल डाउन द इंक्लाइंड लेंथ, जो हमको क्वेश्चन में दिया है। समझ में आया कि नहीं? अब आप बताओ, आपको लेंथ दिया है, एक्सेलरेशन पता है, और जहां से रेस्ट पे था टॉप पे, तो यहाँ पे u आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी? जीरो। जब यहाँ पे रखे तुरंत नहीं स्लाइड करना चालू किया, इनिशियल स्पीड इसकी क्या आ जाएगी? इनिशियल स्पीड इसकी आ जाएगी जीरो। अब आप बताओ, इक्वेशन ऑफ मोशन से कौन सा आप लगाओगे जहां से आपको टाइम पता चले सबसे इजीली? तो एक तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन लिखे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा कि नहीं? अगर ये रेस्ट पे चला है तो u इक्वल टू क्या होगा हमारा? जीरो। क्यों? क्योंकि स्टार्ट में कहाँ पे था? रेस्ट में। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? L इक्वल टू जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें t की वैल्यू चाहिए जो दिया था, t इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2L बाई ए की वैल्यू हमको पता है, यहाँ पे पुट करते हैं 2L, और ए की वैल्यू क्या निकल के आई थी? ए की वैल्यू निकल के आई थी जी साइन थीटा। हमें देखो, जब वो केवल स्लाइड करता, उस केस में हमने टाइम निकाल लिया। देखो इसमें 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। नीट वाले मत सोचना कि जेई में पूछा है तो नहीं पूछेंगे, आप में भी पूछे जाएंगे आगे आने वाले साल में। इसमें से कोई एक पार्ट पूछ लेगा। मानो आपसे टाइम पूछ लेता कि वो स्लाइडिंग देके, तो यहाँ पे आप निकाल लेते कि नहीं? बिल्कुल निकाल लेते। अब हमारा स्लाइडिंग का हो गया। अब चलो हम रोलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या हो रहा है। याद है ना, रोलिंग के बारे में मैंने कितने 3-4 लेक्चर दिए हुए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप एक बार जाके उसको विजिट करिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, या आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा था, ये डिस्क रखी थी, यहाँ पे मैंने लिखा था ना डिस्क है, हाँ, ये यहाँ पे एक डिस्क अपनी रखी हुई है इसके टॉप पर। अब ये क्या करता है? अब ये रोलिंग मोशन चालू कर देता है, और कुछ टाइम बाद यहाँ से रोल होते 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 डिस्क आपकी एकदम बॉटम पोजीशन पे आ जा रही है। यहाँ से यहाँ ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? यहाँ से यहाँ ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो है आपका एल। अब आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया था, क्या क्या होगा आप समझिए एक एक करके अच्छे से। अगर ये रोलिंग मोशन कर रही है, शुरू में तो जीरो है, जब रेस्ट में रखा है, रेस्ट में है, तो इनिशियल एंगुलर स्पीड क्या होगी? उसको हम लिखते थे ओमेगा नॉट, वो हमारा जीरो आ जाएगा। अब ये क्या करेगा? एक तो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, और क्या करेगा? ये भी वेलोसिटी से नीचे आएगा, मतलब ये स्लाइड भी करेगा और रोटेट भी करेगा। इसके बारे में पूरा डिटेल में, कैसे फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है, या टॉर्क जो जनरेट होता था वही इसको रोटेट कराता था। अगर आपको नहीं याद है तो एक बार जाके उस लेक्चर को देख लीजिए, ठीक है? अब बताओ, जब यहाँ रोलिंग हो रही है तो यहाँ पे कौन कौन से मोशन हो रहे हैं? यहाँ पे दोनों मोशन हो रहे हैं। व्हेन रोलिंग, तो हमारा ट्रांसलेशन भी कर रही है, और क्या कर रही हो? उस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन। अच्छे से समझिएगा, जल्दबाजी मत करना है, मत सोचना कितना लंबा क्वेश्चन पूछा गया। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा, आप 2 मिनट के अंदर इसको आसानी से सॉल्व कर दोगे।
और एग्जाम में आपको 2 मिनट हर क्वेश्चन को मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अब मैंने आपको एक फार्मूला वहां बताया था, उसको डायरेक्ट यूज करेंगे। वो क्या फार्मूला था हमारा, अगर इसका एक्सेलरेशन ए हमें निकालना रहे रोलिंग मोशन में और थीटा एंगल पर इंक्लाइंड रहे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का आई है, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है अगर आपको याद होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। यही है ना। वहां पे हमने कैपिटल एम माना है कि स्मॉल, चलो स्मॉल एम माना है तो उसी को रखेंगे, नहीं तो बहुत लोग अभी कमेंट करेंगे कि ये कैसे हो गया, एम आर स्क्वायर बाई 2। अब वहां पे एक आपको फार्मूला था एक्सेलरेशन का, इसको याद रखना। अगर डेरिवेशन देखना है प्लेलिस्ट में जाइए, रोटेशनल मोशन के वहां पे सर्च कीजिए, पूरा डेरिवेशन वहां पे मैंने कराया हुआ है। 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। आर क्या है, इस डिस्क की रेडियस है जो ये डिस्क रोटेट कर रहा है, ये अपना फार्मूला था। अब चलो इस फार्मूले में हम वैल्यू रखते हैं, हो क्या क्या रहा है, तो चलो यहाँ पे रखते हैं ए इक्वल टू, क्यों हम ये सब कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन चाहिए। एक बार एक्सेलरेशन मिल गया सारी चीजें हमारी आसान हो जाएंगी। ये हमारा क्या था यहाँ पे, आई बाई एम आर स्क्वायर। आई हमारा क्या होगा, डिस्क का हमने आई निकाला है, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अलग से क्या था अपना एम आर स्क्वायर। यहाँ से एम आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर आया जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई 2। अब आप एलसीएम लोगे, ये आएगा 2 और प्लस 1 3, और 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हमारा क्या बचेगा, जो एक्सेलरेशन आएगा ए इक्वल टू 2g साइन थीटा बाई 3। देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक्सेलरेशन, वहां पे टाइम पूछा उसको पूछ सकता है एग्जाम में, अलग अलग पार्ट करके कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए अच्छे से समझना। एक आंसर, एक क्वेश्चन आप करोगे ना पूरा आपको रिवाइज हो जाएगा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन का जो रोलिंग का चैप्टर था वो कॉन्सेप्ट पूरा आपको रिवाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे टाइम कितना मान देता हूँ, यहाँ पे जो रोल करने में टाइम ले रहा है, टाइम ट्रेवल टू सेम डिस्टेंस, कितना ले रहा है, सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में हमारा ले रहा है कितना, सेम डिस्टेंस है, इधर भी एल है, मान लेते हैं टाइम कितना ले रहा है रोलिंग का, टी रोल। अभी हमने ऊपर निकाला था, यहाँ देखो क्या आया था, टी इक्वल टू 2l बाई ए। यहाँ एक्सेलरेशन अपना रोलिंग का आएगा, इसको मैं आर से लिख दे रहा हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट समझ गए ना कैसे लिखा हूँ, उसी को यहाँ पे फिर से 2l एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग का, इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, क्या निकल के आएगी 2l, इसका क्या निकल के आएगा 2g साइन थीटा बाई 3, 2g साइन थीटा बाई 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा जो रोलिंग का टाइम है वो कितना निकल के आएगा, जो रोलिंग में आने में टाइम लगा वो हमारा निकल के आएगा 3l बाई जी साइन थीटा। देखो टाइम भी पूछ सकता था, रोलिंग करने में उसे कितना टाइम लगा, ऐसे आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आसानी से इसको निकाल सकते हो। तो कितने, एक इसको पूछ सकता है, इसको पूछ सकता है, जो हमने ट्रांसलेशन में निकाला। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, जो स्लाइडिंग का टाइम है ट्रांसलेशन का वो रोलिंग के टाइम का इतना टाइम्स है, ठीक। तो चलो इसको अब हम वो करते हैं जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है गिवन, यहाँ पे हमको दिया हुआ है टी रोलिंग, रोलिंग का टाइम कितना है, रोलिंग का टाइम है अल्फा बाई 2 के पावर हाफ इंटू टी। यहाँ तक कुछ भी दिक्कत हो तो बोलो, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब रोलिंग का टाइम हमने अभी निकाला, कितना आया है, √3l बाई जी साइन थीटा, √3l बाई जी साइन थीटा इक्वल टू अल्फा बाई 2 के पावर हाफ, हाफ मतलब स्क्वायर रूट, और टी की वैल्यू कितनी आई थी, टी हमारा स्लाइडिंग का टाइम दिया है, ट्रांसलेशन में जब केवल ट्रांसलेट कर रहा था 2l इंटू जी साइन थीटा। कोई डाउट हो तो बताना, 2l बाई जी साइन थीटा। अब आप देखो यहाँ से ध्यान से, इस l से इस al कैंसिल हो जाएगा, जी साइन थीटा से जी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, l से l कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, √3 इक्वल टू अल्फा बाई 2, ये भी रूट में आ जाएगा, पावर हाफ है, इंटू √2। अब दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ,
जब बोथ साइड स्क्वायर करोगे इधर क्या आएगा, 3 इक्वल टू अल्फा बाई 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, अल्फा इक्वल टू निकल के आया 3। तो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को निकाल लिया। जो हमसे अल्फा की वैल्यू पूछा तो कितना आएगा 3। कोई भी ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको डिस्कस ना किया हो। और इसमें देखो आपके 3 से 4 कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। वो टाइम पूछे, लेंथ पूछे, एक्सेलरेशन पूछे, कुछ भी पूछता, सपोज हाइट दिया रहता और लेंथ ना दिया रहता, थीटा का एंगल देता तो हम साइन थीटा इक्वल टू एच बाई एल लगा देते। ये सब कैसे आपको आएगा, जब आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से इसे खुद से सॉल्व कीजिए और आंसर मत देखना, पहले खुद से ट्राई करो। आंसर कितना आ रहा है क्या आ रहा है उससे नहीं मतलब है, अप्रोच डेवलप कीजिए। एक बार अप्रोच डेवलप हो गई तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन कर लोगे। गलतियां सबसे होती हैं, एक बार में क्वेश्चन नहीं बनता, कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन बनेगा। और अगर नहीं बन रहा है आप जाइए कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए कि कहाँ पे आप मिस्टेक्स कर रहे हो। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख गए तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए, खुद से इसको सॉल्व कीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ से देखिए। लेकिन ये सोचिए कि आखिर गलती हो क्यों रही है। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है तो इसका एक ही मीनिंग है, जहाँ से आपको जो सिखाया है या तो अच्छे से सिखा नहीं पाया है या आपने खुद उसमें अच्छे से सीखा नहीं है। अगर तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से करिए, क्योंकि एग्जाम में 95% क्वेश्चन ही आते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ थ्योरी मत रटो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे थ्योरी ऑटोमेटिक स्ट्रांग होती चली जाएगी। और एक क्वेश्चन यार एकदम इजी सा है ये। अगर आपको यकीन ना हो आप जाना जो टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जहां मैंने लेक्चर दिया हुआ है रिलेशन उन दोनों का, वहां पे जाके देखना, इसके बारे में पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया हूँ, प्ले लिस्ट बना हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो क्वेश्चन को आप आसानी से कर लोगे। तो चलो इसको मैं रीड करता हूँ और सॉल्व करता हूँ। इसमें कह क्या रहा है, अ स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड द रिम ऑफ अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.4 kg मीटर स्क्वायर एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो जो दिया है लिख लेते हैं। आई हमें दिया है 0.4 kg मीटर स्क्वायर। जो डेटा दिया है उसको अच्छे से समझ लेने का। उसका रेडियस आर, आर हमको कितना दिया हुआ है 10 सेमी, और सारी यूनिट हमारी एसआई में है तो इसको भी हम मीटर में कर देते हैं। हमारा कितना आ जाएगा 0.1 मीटर। आगे क्या बोल रहा है, द व्हील इज फ्री टू रोटेट, यहाँ पे बना ही देते हैं उसको। ये एक हमारा व्हील है जो फ्री है रोटेट करने के लिए। इसके ऊपर वो क्या बोल रहा है कि एक स्ट्रिंग लपेटी गई है इस व्हील पे। होता है ना व्हील पे आप लोगों ने साइकिल और वो सब देखा होगा, जो क्या करता है धार चाकू पे धरता, देखो एक रिंग लपेटा रहता है। या इसका और अच्छा एग्जांपल, आपने वो कपड़ा सिलने वाला रील देखा होगा जिसमें धागा होता है, उसको एक तरह से डिस्क मानो, उसके ऊपर सारा लपेट हो जाए। और अच्छा एग्जांपल, जिन्होंने पुरानी कैसेट देखी होगी, वो कैसेट का अगर हाथ में पकड़ के ऊपर पूरी वो रील लपेटी रहती थी, वो क्या होता था, वही सिचुएशन यहाँ पे हो रहा है कि इसके ऊपर एक पूरा स्ट्रिंग लपेटा गया है। आगे क्या बोल रहा है, शुरू में पुल्ली हमारी रेस्ट पे है। अगर रेस्ट में बोल दिया मतलब ओमेगा, अगर यहाँ ओमेगा नॉट हमारा 0 है, एंगुलर वेलोसिटी जो इनिशियली है। द स्ट्रिंग इज नाउ पुल्ड बाई अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। अब इस पे 40 न्यूटन का एक फोर्स लगा के खींचा गया। आप बताओ जब इस पे 40 न्यूटन का फोर्स लगाए क्या होगा, इसके अराउंड एंगुलर वेलोसिटी से घूमने लगेगा कि नहीं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। और जब घूमेगा तो क्या यहाँ डेवलप होगा, एक टार्क डेवलप होगा कि नहीं। बस अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर गया होगा कि अब तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। आपसे बोल रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी बताइए, जब हमने फोर्स लगाया 40 न्यूटन का, इसके 10 सेकंड बाद आपको एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। ओमेगा आपको बताना है आफ्टर 10 सेकेंड। अब ये आपको देखते ही क्या क्लिक किया दिमाग में, यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी का था वही यहाँ पे लगेगा। तो उसके लिए हमें क्या होते थे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। जहाँ पे अल्फा क्या आता था हमारा, अगर ओमेगा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रहा है, मतलब एक हमारा
अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है तो इसका एक एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, जिसको मान लेते हैं कितना आएगा, अल्फा। अब अगर किसी तरह हमारा अल्फा मिल जाता है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है कि नहीं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो सोचो, उल्टा आना है। यहाँ पे देखो ओमेगा नॉट अगर रेस्ट में बोला है ये तो हमारा 0 हो जाएगा। ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा टी। हमें टाइम की वैल्यू 10 सेकंड दिया है, अगर किसी तरह हमें एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाता तो हमारा काम हो जाता। अब उसको हम निकालें कैसे, क्वेश्चन आया। अब इसके लिए आप कहाँ जाओगे, आपको क्या क्या दिया है डेटा देखो, फोर्स दिया है, रेडियस दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है। तो मैंने आपको एक रिलेशंस बताया था, रिलेशन बिटवीन, अगर आपको ना आइडिया हो प्लेलिस्ट बना हुआ है या यूट्यूब पे सर्च कीजिए आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे, रिलेशन बिटवीन टार्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच क्या था, टार्क इक्वल टू आई अल्फा। लेकिन हमें पहले टार्क चाहिए। अब आप बताओ, अगर इसका रेडियस आर है और यहाँ पे एक फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगाया गया है, तो जब ये रोटेट करेगी टार्क ही तो इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। आखिर जो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ये कैसे किया, ये टार्क ही तो इसको घुमाएगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम टार्क निकाल देते हैं। टार्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हमारा 40 न्यूटन है और रेडियस है इसके परपेंडिकुलर, कितनी है रेडियस, 0.1। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे ये निकल के आएगा 4 न्यूटन मीटर। कोई डाउट, कोई नहीं। जैसे ही टार्क आया अब सीधा आई आ जाएगा। ये क्वेश्चन 1 मिनट का भी नहीं था। टाउ इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या करोगे, टार्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो टार्क आपने निकाल लिया है 4 न्यूटन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.4, दिया है कि नहीं। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा अल्फा कितना आएगा, यहाँ से अल्फा निकल के आएगा 10 रेडियन पर, यहाँ से हमारा अल्फा निकल के आएगा 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसको जब आप यहाँ से डिवाइड करोगे, अब जैसे ही हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन आया सारी चीजें हमारी आसान हो गई। क्या करना है, ओमेगा इक्वल टू अल्फा टी था, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं। कितने टाइम बाद पूछा था, 10 सेकेंड बाद। 10 इंटू 10, ये निकल के कितना आएगा, निकल के आएगा 100 रेडियन पर सेकेंड। यूनिट क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी की, रेडियन पर सेकेंड। तो जहाँ पे हमसे पूछा था कि 10 सेकेंड बाद अगर x है, ये फिल इन दी ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन था, तो x हमारा कितना आएगा, यूनिट दिया हुआ है, केवल आपको डेटा भरना है, 100 निकल के आएगा। ये रहा आंसर। तो कितना इजीली, और इसका कॉन्सेप्ट पूरे डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हूँ। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया यहाँ पे पूरा आपको फिर से एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे टार्क डेवलप होगा जो उसको इसके अराउंड घुमाएगा। टार्क कितना लगा, उसके लिए फोर्स चाहिए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वहां से टार्क मिल गया। एक आपको रिलेशनशिप बताया था टाउ इक्वल टू आई अल्फा, वहां से एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मिल गया और आसानी से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। जिनका आंसर आ गया है बहुत ही अच्छी बात, जिनका नहीं आया है कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखिए और ये एनालिसिस करिए गलतियाँ हो क्यों रही हैं, और जाइए फिर से कॉन्सेप्ट को सीखिए। नहीं तो एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आएगा नहीं होगा, देखो इसी साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी नहीं कि मैं आपको कोई हाई फाई क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सारे एग्जाम के ही करा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे। और इसी कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में फिर से क्वेश्चन आएंगे। कितने लोग बोलते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, अरे भाई कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, केवल टू की जगह यहाँ डेटा बदल दो, क्वेश्चन दूसरा बन गया, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना चेंज करेगा। चलो अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें देखो कह क्या रहा है, 3 balls of masses 2 kg, 4 kg and 6 kg are respectively are arranged at center of the edges of an equilateral triangle। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जहाँ कॉन्सेप्ट शुरू किया था वहाँ पे एकदम डिटेल में बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सब निकालते कैसे हैं, याद है कि नहीं। वही पूछ रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस। कहाँ पे पूछ रहा है, बहुत ही जरूरी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस थ्रू द सेंट्रॉइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल। उस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड में बताना है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। समझ गए, मतलब ऐसे एक ट्रायंगल है, वो उसके परपेंडिकुलर कुछ ऐसे ट्रायंगल आएगा जो रोटेट करेगा ना, वही हमसे पूछ रहा है।
तो चलो इसको हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये रहा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर होते हैं और इस पे 3 मास रखे हैं। यहाँ पे मैं मान देता हूँ कितने केजी का रखा है, 2 केजी का। यहाँ पे कितने केजी का मान दूँ? कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पे मान देते हैं 4 केजी का। और यहाँ पे कितना रखा हुआ है? ये देखो तीसरा मास है 6 केजी का। और इनकी साइड कितनी है? इनकी साइड है 2 मीटर। अगर इक्विलैटरल है तो तीनों बराबर होंगे। कोई डाउट? कुछ भी हो तो बोलो। अब आप मुझे ध्यान से बताओ, इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे आएगा? इसका सेंट्रॉइड कहीं यहाँ पे आएगा कि नहीं? और सेंट्रॉइड ट्रायंगल का क्या पॉइंट होता है इक्विलैटरल का? यहाँ से आप चाहे इस साइड को मेजर करो। अगर इसका मैं नाम दे दूं ए, इसका नाम दे दूं इस साइड का बी, इधर दे दूं सी, तो इसके सेंट्रॉइड अगर सी है तो जो ए डिस्टेंस होगी और ए डिस्टेंस बी सी ए सी, और आपका ए सी है तो इसको मैं डी नाम दे देता हूँ तीसरे को, क्योंकि मैं सी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक, इसको नाम डी दे देते हैं। तो सी डी ए हमारा बराबर होगा। कुछ भी डाउट है तो बोलो अगर कहीं भी। यहाँ से अगर हम इसको आर मान लें, ये हमारा आर है, ये भी हमारा आर ही होगा, ये भी हमारा आर होगा। क्या है? ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। अगर आपको ना याद हो, मैथमेटिकल टूल में मैंने ये सब भी बताया हुआ है, जाके एक बार देख लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी सेंट्रॉइड के अबाउट ये आपके तीनों मास रोटेट करेंगे। तो उसके लिए अगर किसी तरह आपका एक से अधिक मास होते थे तो हम क्या निकालते थे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समेशन ऑफ आई इक्वल टू, याद है कि नहीं कॉन्सेप्ट? एम आई इंटू आर आई का होल स्क्वायर। और आई की वैल्यू हमारी कहाँ से चलती थी? 1 से लेके एन तक। जितने नंबर ऑफ मासेस दिए रहे और हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे तो हम यही कॉन्सेप्ट लगा के निकालते थे। अब यहाँ एक चीज़ अच्छा है कि हमारा आर सेम है। हम आर किसी तरह निकाल लें तो हम इसको यूज करके 2 केजी, 4 केजी और 6 केजी के लिए निकाल लेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए अब हम आर निकालने की कोशिश करते हैं। अभी मैं मान देता हूँ यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरी हाइट है, बी से यहाँ बीच पे जो आया है ई, बी ई इक्वल टू मैं डी मान देता हूँ। लेट बी ई इक्वल टू डी। अगर ये हमारा डी हो गया, हमें डी चाहिए और हमें पता है कि सेंट्रॉइड बेस से एच, अगर इसकी हाइट एच या डी माने हैं तो मतलब डी बाई 3 के डिस्टेंस पे आएगा कि नहीं उसकी सेंट्रॉइड, जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती है। तो चलो उसको निकालते हैं। अब आप बताओ ये पूरा एंगल कितना बनाएगा? अगर यहाँ पे हमारा ऐसा है, ट्रायंगल का तीनों एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री। इधर भी 60 बनाएगा, इधर भी 60 बनाएगा। बनाएगा कि नहीं? अब हमको बताओ डी ए, डी की वैल्यू चाहिए। आप इसको कौन सा ट्रायंगल? ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई में ट्रायंगल ए बी ई को आप देखिए, इसमें हमें क्या चाहिए? सॉरी, ट्रायंगल बी ए ई, ट्रायंगल किसी को भी लिखो, एंगल नहीं लिखे ना अच्छा लगेगा। ट्रायंगल ए बी ई को आप देखिए, क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे अगर आपका 60 डिग्री है तो यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ? साइन थीटा इक्वल टू, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो याद है कि नहीं, कि भूल गए? आई होप आपको याद होंगे। अगर नहीं याद है तो एक बार मैंने मैथमेटिकल टूल में पूरा डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया हूँ, जाके वहाँ पे देख लीजिए। चल बी ई में, ट्रायंगल ए बी ई में क्या हो रहा है? साइन लगाइए आप। साइन 60 इक्वल टू क्या होता था? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर पूरा लेंथ हमने कितना माना है यहाँ पे पूरा डिटेल में? बी ई बाई इसका क्या होगा? ए बी, जो हाइपोटेन्यूज है। यही तो होता था। यहाँ वैल्यू पुट करो, बी की वैल्यू हमने डी माना है और ए बी हमारा दिया हुआ है कितना है? 2 मीटर। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू कितना होगा इधर? डी बाई 2। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो अगर आपको नहीं समझ में आया है। अब सॉरी, यहाँ पे डी बाई, हाँ ए बी की 2 है। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। डी की वैल्यू क्या निकल के आएगी? डी की वैल्यू हमारी निकल के आएगी √3। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप बोलो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब आप बताओ ध्यान से, अगर डी की वैल्यू हमारी √3 आ गई, इसका सेंट्रॉइड हमारा कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। जो ई और सी की, ये ई सी हमारा कितना होगा?
सेंट्रॉइड यहाँ पे आएगा, जो d/3 पे होगा सेंट्रॉइड से तीनों डिस्टेंस आप कहीं भी डालो वो हमारे क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रॉइड का जो r इक्वल टू d/3 दूरी पे होगा कि नहीं, बिल्कुल उतने पे होगा, h/3 जो होता है जैसे। तो d की वैल्यू हमारी कितनी आई है, √3 ये हमारा निकल के आएगा 1/√3। तो जो हमारा r की वैल्यू निकल के आई 1/√3, जैसे ही हमें r मिला, अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों मास का पूछ रहा है सेंट्रॉइड के अबाउट IC, तो हम क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, एक एक वैल्यू पुट करते हैं। IC इक्वल टू mr स्क्वायर 2 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर। इसी तरह प्लस आगे क्या आएगा, अगला मास था 4 kg, 4 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर, प्लस आगे 6 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर। आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू mr स्क्वायर, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था उसी को यहाँ पे यूज किया हूँ। जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 2/3, इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 4, 1/√3 का 3 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना निकल के आएगा 6/3। अगर यहाँ कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब इसको जब सम करेंगे डिनोमिनेटर बराबर है, निकल के आएगा 12/3। तो यहाँ से हमारा IC की वैल्यू निकल के आएगा कितना, 4 kg मीटर स्क्वायर। देखो कितना इजीली हमने इसको निकाल लिया, बस एक किस लिए पूछा था, अगर आपको ज्योमेट्री पता होगी आप ये रिलेशन यहाँ से r निकाल के आसानी से कर लोगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो ये कॉन्सेप्ट भी आपको रिवाइज हो गया कि अगर एक से अधिक मास रहे तो उसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। अब चाहे आपको कुछ भी दे यार, जितने भी मास, एक लाइन में 10 मास, 15 मास, या कोई रेक्टेंगल पे लगा दे या पैरेललोग्राम पे लगा दे, आप आसानी से डिस्टेंस निकाल के उसको निकाल सकते हो। समझ में आया कि नहीं, कहीं भी डाउट हो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूं, और देखिए कि आपसे मिस्टेक्स आखिर हो कहाँ पे रही है। क्योंकि अगर मिस्टेक्स हो रही है तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार नहीं है। क्वेश्चन हम इसीलिए प्रैक्टिस करते हैं कि हमें अपनी गलतियां पता चले, और जो गलतियां हैं उसको एक्सेप्ट करिए, उस पर काम करिए, ऐसे ही इम्प्रूव होगा ना। एक ही बार में थोड़ी है ना है सबको आ जाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, अ हालो स्फीयर इज रोलिंग ऑन अ प्लेन सरफेस अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये तो यार एकदम इजी सा क्वेश्चन है। अगर आपने इसके बारे में, मैंने पूरा डिटेल में एक लेक्चर दिया हुआ है, आप जाके प्ले लिस्ट में देख लेना, रोटेशनल एंड काइनेटिक एनर्जी, ये सब रोटेटिंग बॉडी का हम कैसे निकालते हैं। तो चलो यहाँ पे वो आपका कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज हो जाएगा। क्या बोल रहा है, आपका एक हॉलो स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है, ये हमारा एक हॉलो स्फीयर है, जो क्या कर रहा है, हमारा रोल कर रहा है एक प्लेन सरफेस पर। यहाँ पे लिख देते हैं हमारा क्या है, हॉलो स्फीयर, ताकि आपको याद रहे। मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं वो सब पूरा ट्रिक बताया था, और आपको एक टेबल दिया था, उस टेबल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, उसको याद कर देना। अब आप बताओ, अगर मैं इसका मास m मान लूं और इसका रेडियस r मान लेता हूं, जो हॉलो स्फीयर है। अब ये जब रोलिंग मोशन कर रहा है तो क्या करेगा, अपने एक्सिस के अबाउट घूमेगा, और क्या करेगा, v वेलोसिटी से आगे भी जाएगा कि नहीं, v वेलोसिटी से इसका सेंटर ऑफ मास आगे भी जाएगा, तभी तो रोल करेगा। इसमें क्या आ रहा है, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों आ रहा है। तो पहले बोल रहा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो x/5 है, आपको x की वैल्यू निकालना है। तो हमको पहले क्या चाहिए, जब ये केवल रोटेट कर रहा है, ओनली रोटेटिंग, मतलब हमारा ट्रांसलेशन नहीं कर रहा है, ओनली रोटेटिंग, वो भी बना दूं कि आप फील कर लोगे। रुको बना ही देता हूँ, जब सारी चीजें बेस से बना रहे हैं तो आपको पूरा दिखा ही देता हूँ। 1 मिनट, कलर सेम रखते हैं, नहीं तो कितने लोग कमेंट करेंगे कि सर ये गोला चेंज कैसे हो गया। ये हमारा हॉलो स्फीयर है,
क्या कर रहा है यहाँ पे, ये अभी देखो क्या कर रहा है बे, यहाँ से केवल रोटेट कर रहा है, ट्रांसलेट नहीं कर रहा है। वो एनर्जी रोलिंग एनर्जी उसकी बात हो रही है। जब ये केवल रोटेट कर रहा है उस समय में इसकी वो क्या होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वो एनर्जी रोटेशन में अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो क्या होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसको मैं आर के ई से लिखता हूँ, ये होता है अपना हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब बताओ हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। मैंने आपको एक टेबल दिया था, याद होगा, आई हॉलो स्फीयर एच एस लिख रहा हूँ, याद है कि नहीं, 2/3 mr²। जो हॉलो का सॉलिड का 2/5 mr² होता है, सबको याद रखना, क्योंकि आप देखो क्वेश्चन में बहुत बार पूछे गए हैं सिलेंडर का, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रॉड, रिंग। जो ये सब स्पेशल हैं उनको याद रखने का, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं सब से पूछा जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। हाफ इंटू आई, आई की वैल्यू कितनी होगी, 2/3 mr²। अब आप बताओ ओमेगा इक्वल टू क्या होगा। ओमेगा को अगर हम भी में कन्वर्ट करें तो भी इक्वल टू आर ओमेगा होता है कि नहीं, भी इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू भी बाई आर आएगा कि नहीं, तो हम ओमेगा स्क्वायर की जगह भी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कर सकते हैं नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या आया हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से हमारा जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकल के आई है वो निकल के आई है हमारा mv²/3। अब अगला हमें क्या चाहिए, इसकी टोटल एनर्जी। अभी ये क्या कर रहा है, ये जो हमारा हॉलो स्फीयर है ये घूम भी रहा है और भी वेलोसिटी से आगे भी जा रहा है। तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी उसमें कौन कौन सी होगी। एक तो होगी आपकी ट्रांसलेशन के कारण, क्योंकि ये आगे भी जा रहा है, और एक एनर्जी आएगी कि ये उसके इस पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा है कि नहीं। हमने रोलिंग कभी निकाला है, इसको डायरेक्ट डालेंगे, ट्रांसलेशन का पुट करते हैं। अगर इसका मास m है और भी वेलोसिटी से जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv²। और रोटेटिंग कितना होगा, इसका जस्ट अभी निकाला है mv²/3, mv²/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी को टी के ई से लिख देते हैं, ये हमारा निकल के आएगा एलसीएम 6। इधर आएगा 3mv² प्लस 2mv² मीन्स 5/6 इंटू mv²। समझ में आया कि नहीं, हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी भी मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, इनका रेशियो जो है किसका किसका, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का कितना दिया हुआ है, x/5। तो चलो यहाँ पे हम रोटेशनल काइनेटिक की वैल्यू पुट करते हैं, कितना आया है mv²/3 डिवाइडेड बाई टोटल कितना आया है 5/6 mv²। v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये ऊपर आएगा, कितना बचेगा 6/15। जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2/5। तो देखो अब इसको जब हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे फिर से देखो ध्यान से, x/5 इक्वल टू इधर कितना आया 2/5। तो यहाँ पे जब 5 से 5 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी निकल के आई, x की वैल्यू हमारी निकल के आई 2। तो जो यहाँ पे हमसे x की वैल्यू पूछ रहा था कितना निकल के आया है 2। तो कितना इजीली हमने निकाल लिया, बस उसने बताओ इसमें क्या नया है, आपको क्या नहीं आता था। अगर इतना इजी भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो कैसे स्कोर करोगे। एकदम इजी था, कुछ नहीं था, केवल कैलकुलेशंस था। और नीट में भी इस टाइप के क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और नहीं सॉल्व हुआ था, अगर आपका आंसर नहीं मैच हुआ है, जाइए कॉन्सेप्ट को देखिए, फिर से सॉल्व कीजिए, देखिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आपने एक चीज नोटिस किया, रोटेशनल मोशन में मैक्सिमम क्वेश्चन इंक्लाइंड प्लेन पे ही आए हुए हैं 2024 में, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये सब के एप्लीकेशन पे। तो इन्हीं सब टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जो मेन टॉपिक हैं जैसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इंक्लाइंड प्लेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, रोटेशनल मोशन के जो बेसिक्स इक्वेशन है, इन्हीं सब के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब तक आपने सॉल्व कर लिया होगा, आंसर आ गया तो बहुत ही अच्छी बात।
नहीं आया, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए कि आखिर आपने गलती कहाँ पे की। तो चलो इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। क्या कह रहा है? अ सॉलिड स्फीयर एंड अ हॉलो सिलेंडर। ओह, दो बातें हैं। एक है हमारा सॉलिड स्फीयर और एक है हमारा हॉलो सिलेंडर। रोल अप विदाउट स्लिपिंग ऑन सेम इंक्लाइंड प्लेन विथ सेम इनिशियल स्पीड v। The sphere and the cylinder reaches up to maximum heights h1 and h2 respectively above the initial level. The ratio h1 by h2 is n by 10. The value of n is। देखो यार, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये आपका जो रोटेशनल मोशन में मैंने ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, इसमें रोटेशनल मोशन और वर्क पावर एनर्जी का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। आप उसको यूज करिए, क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम स्पेयर का केस लेते हैं। क्या बोल रहा है कि एक सॉलिड स्पेयर और एक हॉलो सिलेंडर है जो सेम इंक्लाइंड प्लेन पे रखे हुए हैं और जो सेम इनिशियल स्पीड v से ऊपर जाते हैं। तो बोल रहा है जब इस केस में v वेलोसिटी से स्पेयर मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जा रहा है? h1 तक। और हॉलो सिलेंडर कहाँ तक जा रहा है? h2 तक। और दोनों का रेशियो n/10 दिया है। आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है। तो चलो सबसे पहले हम किसको लिखते हैं? स्पेयर का देखते हैं। दोनों का बना देते हैं, फिर एक एक करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम मान लेते हैं एक स्पेयर रखा हुआ है। अगर कुछ नहीं बोला है तो कौन सा बोला है ना, सॉलिड स्पेयर। हाँ, यहाँ पे सॉलिड स्पेयर रखा हुआ है। ये क्या कर रहा है कि ये रोल कर रहा है, यहाँ से रोल कर रहा है और ऊपर भी जा रहा है, मतलब रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों आ रहा है। और किस स्पीड से जा रहा है? v स्पीड से ऊपर जा रहा है। अब कुछ टाइम बाद मान लेते हैं एकदम ऊपर आके पहुंच गया है टॉप पे। यहाँ पे जो ये हाइट आई, कितना ऊपर तक गया है? जो ये हाइट आई है, ये बोल रहा है कि हाइट h1 तक ऊपर गया है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? ये है हमारा हॉलो स्पेयर के लिए। सॉरी, सॉलिड बोला है ना बार बार, पिछले क्वेश्चन में था तो मुझे वही याद आ रहा है। सॉलिड स्पेयर के लिए समझ में आया कि नहीं? अब ये जब रोल कर रहा है मतलब रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों आएगा। अगला बनाते हैं। सेम इंक्लाइंड प्लेन है, जो एंगल यहाँ थीटा है वही एंगल यहाँ भी थीटा होगी। अब क्या है? एक सिलेंडर है, सिलेंडर का हम टॉप व्यू बनाते हैं। अभी एक सिलेंडर है, ये भी क्या कर रहा है? एकदम नीचे से जाना शुरू किया, यहाँ से रोलिंग करते हुए, नहीं कि डायरेक्ट स्लाइड कर रहा है। यहाँ बनाते हैं, ये हमारा किसके लिए है? सिलेंडर के लिए। ये भी कितने हाइट तक पहुंच जा रहा है? जब ऐसे ऐसे करते हुए एकदम ऊपर पहुंचेगा तो यहाँ तक कि कितना बोल रहा है, कितना हाइट तक आया? h2। तो यही जो h1 और h2 का रेशियो दिया है ना, यही n/10 दिया है, इसी n की वैल्यू पूछ रहा है। अब आपको क्वेश्चन हिट किया कि नहीं? क्या करना है अब? तो यार एनर्जी बैलेंस करना है दोनों पॉइंट पे निकाल के, और कुछ भी नहीं करना है। अब चलो आप ध्यान से देखो, इसका सॉल्व करना शुरू करते हैं एक एक पॉइंट। अब आप इनिशियल बताओ, जब ये v वेलोसिटी से जा रही है, यहाँ पे इसमें कौन कौन सी एनर्जी रही होगी? यहाँ पर अगर v वेलोसिटी रेस्ट से चली है तो एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 होगी, पॉइंट नंबर 1 पे इसके लिए। और जब ये मैक्सिमम हाइट 2 पे पहुंच गया, 2 पे पहुंच गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। ये v यहाँ पे तो 0 हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे। मैक्सिमम हाइट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैक्सिमम हाइट। अगर ये ना वर्ड दिया होता तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होता। तो मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब वेलोसिटी 0 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी ही केवल आएगा। समझ में आया कि नहीं? और इसका मास हम मान लेते हैं m, दोनों सेम बोला है तो इधर भी मास कितना ही रहेगा? m। ठीक, कहीं भी कुछ भी डाउट है तो बोलो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोलना। चलो इसको मास को हम अलग ले लेते हैं, इसको m, इसको कैपिटल M। ठीक, अब आप देखो वही केस सिलेंडर में होगा। सिलेंडर यहाँ से जब चालू किया, v वेलोसिटी भी है इसमें, तो यहाँ पे डाटम 0 है। क्या यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। क्या है? केवल काइनेटिक एनर्जी। कहाँ पे? पॉइंट 1 पे, एकदम लोअर मोस्ट पॉइंट पे। जब एकदम टॉप 2 पे आ गया, यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 हो गई,
हाफ एम वी स्क्वायर अगर वो जीरो हुई तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, और यही टोटल काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक, समझ में आया कि नहीं? अब दोनों एनर्जी को निकालना है और उससे बैलेंस करना है। एक बार हॉलो सिलेंडर के लिए निकालना है और एक बार सॉलिड स्फीयर के लिए। तो चलो एक एक करके निकालते हैं। पहले H1 निकालेंगे, फिर H2। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखो, मेन मोटो आपको कॉन्सेप्ट ही समझाना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फ्यूचर में इस टाइप के क्वेश्चन फिर से पूछे जाएंगे। मत सोचना क्वेश्चन नहीं रिपीट होते, केवल डेटा चेंज करेगा, इसी कॉन्सेप्ट पे आएगा। आपको सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया होगा। चलो, और डिटेल में देखना है प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे लास्ट वीडियो देखिए इंक्लाइंड प्लेन का, वहाँ पे मैंने एकदम डिटेल में सब सारी चीज़ें आपको बताया हुआ हूँ। तो चलो, सबसे पहले सॉलिड स्फीयर के लिए हम एनालिसिस करते हैं। अब आप इसके लिए हमें बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, नीचे जब पॉइंट 1 पर है। काइनेटिक एनर्जी स्फीयर का कितनी टाइप की एनर्जी है? एक तो ये अपने इस सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इसका भी मान लेते हैं आई है, रोटेट कर रही है, तो कितना आएगा? हाफ, एक तो रोटेशन के कारण आएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और भी वेलोसिटी से ऊपर भी जा रही है, मतलब ट्रांसलेट कर रही है, हाफ एम वी स्क्वायर। कोई डाउट बोलो? और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर। याद है कि भूल गए? और इतना क्वेश्चन मैं कराया हूँ, अगर आपने सारा लेक्चर देखा होगा आपको वैसे ही रट गई होगी वैल्यू। तो चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हाफ आई की वैल्यू कितनी है? 2/5 एम आर, यहाँ हमने कितना माना है? मान लेते हैं कि दोनों का सेम रेडियस है तो आर दे देते हैं। ठीक, एम आर स्क्वायर। अब ओमेगा कितना होगा? ओमेगा अगर भी वेलोसिटी है, रेडियस आर है, तो भी इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। यहाँ से ओमेगा इक्वल टू हमारा आ जाएगा भी बाई आर। तो यहाँ पे आर हमारा कैपिटल है ना, तो हम कैपिटल में लिखेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू भी बाई आर, मीन्स भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस हाफ एम भी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, आर स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या निकल के आया? एम भी स्क्वायर बाई 5, एम भी स्क्वायर बाई 5 प्लस एम भी स्क्वायर बाई 2। जब इसको आप सॉल्व करोगे कितना निकल के आएगा? एलसीएम निकल के आएगा 5 दूना 10, और ये 5 प्लस 2 कितना निकल के आएगा? 7/10 एम भी स्क्वायर। कुछ भी डाउट है तो बोलो। काइनेटिक एनर्जी हमें पॉइंट 1 पे मिल गई और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब पॉइंट 2 पे क्या है? काइनेटिक एनर्जी जीरो है, केवल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे? 2 पे। क्या होता है? एम जी इंटू हाइट H2। अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलेगा? न तो एनर्जी क्रिएट की जा सकती है, न ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। वो दोनों पॉइंट पे अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम सेम रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी आप बोल लो। समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा। तो एनर्जी आपका जो पॉइंट 1 पे है वही एनर्जी किस में होगी? पॉइंट 2 पे। और ई यहाँ पे कौन कौन सा है? ई यहाँ पे है एक आपकी काइनेटिक एनर्जी, और कौन है आपकी? एक पोटेंशियल एनर्जी का सम। 1 पे आपका कौन कौन सी एनर्जी है? केवल काइनेटिक एनर्जी है। कितनी है? 7/10 एम भी स्क्वायर इक्वल टू, वो तो हमारी जीरो है। E2 पे हमारा क्या है? काइनेटिक एनर्जी जीरो है, केवल पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? एम जी, यहाँ पे मैंने H2 क्यों कर दिया? H1 है, एम जी H1। तो यहाँ से देखो, m से m कैंसिल हो गया। H1 की वैल्यू कितनी निकल के आई? H1 की वैल्यू हमारी निकल के आई है 7/10, यही निकल के आया है ना, 7/10 भी स्क्वायर बाई जी। देखो, अगर हमसे मैक्सिमम हाइट पूछता, इसका क्वेश्चन कराने के मत सोचो वही है। इस पे आपको अगर H1 पूछ लेता कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, आप एक कॉन्सेप्ट लगा के आसानी से इसको कर सकते थे। और इसका डिटेल में लेक्चर देखना, जाके देखना कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे वैलिड है, उसके बारे में भी मैंने पूरी चीज़ें एकदम डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हूँ। अब चलो किसके लिए एनालिसिस करते हैं? स्पेयर के लिए तो हो गया सॉलिड। अब सिलेंडर के लिए देखते हैं कि मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा। तो चलो अब सिलेंडर का शुरू करते हैं। सिलेंडर में भी सेम एनर्जी है। क्या हो रही है? एक तो रोटेट कर रही है और क्या कर रही है? ट्रांसलेट कर रही है। तो काइनेटिक एनर्जी सिलेंडर का निकाल लेते हैं।
0.1 पर कितना निकल के आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इसका मास कैपिटल एम जे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक, कुछ भी डाउट है तो बोलना, अगर कहीं भी कुछ भी डाउट आए आपको। अब आप बताओ सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, आई। हॉलो सिलेंडर का अगर आपको याद होगा कितना होता था, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, इसको याद रखना। अब चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई की वैल्यू कितनी है, एम आर स्क्वायर, और ओमेगा कितना आ जाएगा हमारा, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये निकल के आया एम वी स्क्वायर बाई टू प्लस, अब तो पूरा कैलकुलेशन है यार, अब कुछ नहीं है, एम वी स्क्वायर बाई टू, 1 1 2 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी हॉलो सिलेंडर की, वो कितनी निकल के आई, एम वी स्क्वायर। ठीक, अब ये हमें 0.1 पर पता चल गया। अब मैक्सिमम पे कहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, एम जी इंटू एच टू। ठीक, अब चलो इसको, अगर एनर्जी हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, जितनी एनर्जी फर्स्ट पॉइंट पे है उतनी ही एनर्जी सेकेंड पॉइंट पे रहेगी। तो यहाँ से हम E1 इक्वल टू E2 कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे जो किया था उसी को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी 0.1 पर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0.2 पे। तो यहाँ पे जब इक्वल करेंगे, एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच टू, सॉरी एम यहाँ पे कैपिटल है, एम जी एच टू, एम से एम कैंसिल हो गया, एच टू की हमसे वैल्यू पूछा था, एच टू निकल के आया वी स्क्वायर बाई जी। देखो अगर सिलेंडर दे के भी वो पूछता, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल हैं। मेन है आप कॉन्सेप्ट सीखो, कुछ भी पूछेगा आप आसानी से उसको कर लोगे। अब हमारा H1 H2 देखो हमने निकाल लिया आसानी से। अब इसका हमें रेशियो पूछ रहा है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन क्या डेटा दिया हुआ है, H1 बाई H2 कितना दिया हुआ है, H1 बाई H2 हमको दिया हुआ है n/10, n/10। तो चलो H1 H2 की वैल्यू पुट करते हैं। H1 हमारा कितना निकल के आया है, 7/10 वी स्क्वायर बाई जी, और हमारा H2 कितना निकल के आया है, H2 हमारा निकल के आया है वी स्क्वायर बाई जी, वी स्क्वायर बाई जी से वी स्क्वायर जी कैंसिल हो गया, इधर आया n/10, n/10 इक्वल टू कितना आया, 7/10। यहाँ से जब हम n की वैल्यू निकालेंगे तो कितना मिलेगा, हमारा n की वैल्यू निकल के आएगी 7। तो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को निकाल लिया, n की वैल्यू कितना आई, 7। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं समझ में आया है तो जाइए, मैंने इस पे पूरा एक लेक्चर दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, या आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं, इसमें आपके 10 to 12 कॉन्सेप्ट इंक्लूड हैं। इनको खुद से प्रैक्टिस करना, अगर एक बार आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई, कॉन्सेप्ट समझ गए, नेक्स्ट ईयर चाहे आप नीट में अपीयर हो या जेई में, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से कर दोगे। और देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट को आराम से लगाइए, जैसे जैसे पूछ रहा है। ये मत सोचो कितना टाइम लगेगा, ये तो यार मैं एक एक क्वेश्चन को इतना टाइम लेकर आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सब आपको आता रहेगा 2 मिनट के अंदर, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कितना भी लेंदी क्वेश्चन हो। ठीक है, उसका मत नर्वस होना, आप कॉन्सेप्ट सीखो। अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और एक बार नहीं सॉल्व होता कोई बात नहीं, फिर से प्रैक्टिस कीजिए। एक बार में नहीं होता 2 बार में होगा, 2 बार में नहीं होता 3 बार में होगा, लेकिन तब तक मत छोड़िए जब तक आपको ये सब क्लियर ना हो जाए। एक बार जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछेगा आपको उसको आसानी से सॉल्व कर दोगे। और नहीं आ रहा है तो उसका एक ही कारण है कि आपने कॉन्सेप्ट सही से सीखा नहीं है। तो कॉन्सेप्ट जाइए फिर से सीखिए, इसीलिए मैं देखो पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ाया हूँ, आप जाके एक बार देख लेना प्ले लिस्ट में। ऐसा एक भी टॉपिक नहीं होगा जो आपको ना सिखाया हो। आप जाके PYQ चाहे नीट हो चाहे जेई मेन हो या जेई एडवांस, उठाना, आप कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। और आपने देखा होगा यार,
जो क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं वो मेरे नोट से ही आए हैं। आपको ना यकीन हो, प्ले लिस्ट बना के मैंने रखा हुआ है, जाके वहां पे देख लेना। और आप खुद क्वेश्चन पीवाईक्यू लगा रहे होंगे, ऐसा नहीं लग रहा होगा कि एक भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं सिखाया गया। तो अगर आप यहाँ से फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं, टेस्ट करके देखिए, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आप करिए, डेफिनेटली आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। आपको कहीं भी महंगी कोचिंगों में जाने की जरूरत नहीं। आप जाके देखना, किसी भी कोचिंग में इतने क्वेश्चन नहीं कराते। आप नोट्स उठा के देख लेना, कोई अगर आपका फ्रेंड वहाँ पे स्टडी कर रहा है, आप देख लेना कि वहाँ पे कितने क्वेश्चन कराए जाते हैं। कॉन्सेप्ट बता के सीधा खत्म होता है चैप्टर। लेकिन मेरा यही मोटो है कि कोई भी स्टूडेंट है जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसकी भी प्रिपरेशन आपकी रुके ना, उसको भी क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। मेरा वही कॉन्सेप्ट है, हर स्टूडेंट तक क्वालिटी एजुकेशन, न कि केवल हम कोर्स खत्म करा दें। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, न कि आपको रट्टा मरवाते हैं। तो आप ट्रस्ट करके पूरा देखिए, डेफिनेटली आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लग रहा है, फीडबैक देना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई आपका और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो नहीं सॉल्व हो रहे हैं, आप जाइए, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक देता हूं, उसको ज्वाइन कर दीजिए। वहां पे आप पोस्ट करिए कोई भी क्वेश्चन, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ये सारा पीडीएफ उस ग्रुप में शेयर करता हूँ, तो वहां से जाके आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके अलावा मैं टेलीग्राम पे हर दिन कुछ क्वेश्चंस के पोल डालता हूँ, और वो सब टॉपिक के रहते हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। वो मैं इसलिए डालता हूँ कि आपका रिवीजन बना रहे, क्योंकि इतना टाइम हो गया है। अगर आप पीछे का रिवाइज नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे, और एग्जाम तो अभी बहुत दूर है। अगर अभी से भूलने लगोगे तो सॉल्व कैसे करोगे? तो इसलिए प्रॉपर रिवीजन होता रहे, इसलिए वो सब क्वेश्चन मैं डालता हूँ, उसको जाके अटेंड कीजिए। आई होप सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छे से फॉलो करो, डेफिनेटली आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। तो चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। अगर आपको कहीं भी इशू रह जाता है, आप क्वेश्चन की लिस्ट दीजिए, आप मुझसे डायरेक्ट भी टेलीग्राम पे मैसेज करके कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको उसका लाइव डाउट पूरा क्लियर करा दूंगा, ठीक? तो चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।